झरने में फंसा बहू का नाव घर। निधि फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी। हाँ हाँ टीना, कोई बात नहीं, आराम से मजे कर, मैं बाद में फोन करती हूँ। फोन कट जाता है। निधि अपने हस्बैंड सागर के पास आती है। सागर सुनिए ना, हमारी शादी को 2 महीने होने वाले हैं, हम अभी तक कहीं घूमने नहीं गए। मेरी सारी सहेलियां समर वेकेशन में कोई कश्मीर जा रही हैं, कोई शिमला जा रही है। अरे मेरा भी तो मन है ना कि मैं अपने हस्बैंड के साथ और अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाऊं। चलिए ना कहीं घूमने चलते हैं। अरे यार निधि, तुम फिर से शुरू हो गई। जब देखो घूमने जाना है घूमने जाना है। तुम्हें पता तो है कि मेरे पास कितना काम है। अभी मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है। हाँ, आपका मूड तो कभी होता ही नहीं है। कोमल दीदी भी मुझे बता रही थी कि आप लोग तो आज तक कहीं ट्रिप पर नहीं गए। ऐसे थोड़ी होता है, मेरी तो अभी नई नई शादी हुई है ना। अरे तो नई शादी हुई है तो क्या मैं अंबानी बन गया हूँ? हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं निधि। अगर 15 दिन की छुट्टी लेकर घूमने चले गए ना तो अगले महीने EMI और राशन के लिए लाले पड़ जाएंगे। अगर ठीक से काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? कुछ समय बीत जाता है। घर के हॉल में रोहित और अभिषेक बैठे हुए थे। तभी रोहित का बेटा बंटी और अभिषेक का बेटा चिंटू वहाँ आते हैं। पापा कल से हमारी समर वेकेशन स्टार्ट हो रही है। मेरे स्कूल के सारे दोस्त तो समर कैंप और वेकेशन बनाने जा रहे हैं। हमें भी कहीं घूमने जाना है। हाँ पापा प्लीज ना, हमें भी कहीं ट्रिप पर ले चलिए ना। अरे कहाँ की ट्रिप? बेटा ये बताओ, अगर हम 10 दिन के लिए घूमने चले गए तो तुम्हारी स्कूल की फीस कौन भरेगा? पैसे का पेड़ पर उगते हैं। हाँ चिंटू, अगर हम लोग काम करने नहीं जाएंगे तो तुम लोग ये जो पिज्जा बर्गर की फरमाइश करते हो ना, वो सब बंद हो जाएगा। इसलिए चुपचाप अपनी गर्मियों की छुट्टियों में घर बैठकर होमवर्क करो। हम लोग कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं। दोनों बच्चे दुखी होकर वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है। अवंतिका जी और मोहन जी एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। देख रहे हैं आप, ये नई बहू निधि आते ही ड्रामा करने लगी है। कभी शिमला कभी कश्मीर जाना है। अरे एक दिन काम ना करे तो घर में तंगी आ जाए, लेकिन आजकल के बच्चों को बस घूमने की ही पड़ी रहती है। अरे अवंतिका, बात तो तुम्हारी सही है, पर अब उसकी भी तो नई नई शादी हुई है ना। इस उम्र में तो हर किसी का मन करता है कि वो अपने पति के साथ बाहर जाए, दुनिया देखे। ओहो, दुनिया देखेंगी महारानी। अरे हम भी अपनी जवानी में मनाली गए थे, तब हालात अच्छे थे, हम मछली बेचते थे। लेकिन अब सब बदल गया है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है। बस बहुएं ये बात समझ जाए तो घर में शांति बनी रहे। रात का समय हो जाता है। सारा परिवार एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा था। ससुर जी, मुझे ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आप इन लोगों से कुछ कहते क्यों नहीं है? प्लीज आप ही बोलिए ना कि हम सब कहीं घूमने चलते हैं फैमिली ट्रिप पर। हाँ दादाजी, हमें भी घूमने जाना। हम इन गर्मी की छुट्टियों को घर में रहकर बर्बाद नहीं करना चाहते, हमें एंजॉय करना है। हे भगवान, इस छोटी बहू ने तो पूरे घर को भड़का कर रख दिया है। अब ये छोटे छोटे बच्चे भी घूमने की बात कर रहे हैं। अरे तुम लोगों को समझ नहीं आता क्या? ना हमारे पास इतना टाइम है और ना ही इतना पैसा। तुम्हारे पति काम पर नहीं जाएंगे तो भूखी मर जाओगी। हम कोई अंबानी नहीं है, मिडिल क्लास लोग हैं हम। पर सासू माँ, काम काज और घर की जिम्मेदारी तो हम हर साल ही पूरी करते हैं। छोटी कह तो सही रही है, हम आज तक कहीं भी ढंग से घूमने नहीं गए। सब फैमिली वाले ट्रिप पर जाते हैं तो हम भी तो जा सकते हैं ना। अच्छा, तो अब तुम सब मिलकर मुझे सिखाओगी? अवंतिका जी गुस्से में वहां से चली जाती हैं। अरे भाभियों, क्यों अपना खून जला रही हो? कोई तुम्हें कहीं नहीं ले जाने वाला। और वैसे भी अगर तुम लोगों को घूमने का इतना ही शौक चढ़ा है ना, तो एक काम करो, ऊपर जाकर छत पर 10 चक्कर लगा लो। बढ़िया घूमना हो जाएगा और पैसा भी नहीं लगेगा। शिवानी मजाक उड़ाते हुए वहां से चली जाती है। रात हो गई थी, सब सो गए थे। बस एक कमरे में कोमल, प्राची और निधि जाग रही थी और बातें कर रही थी। मुझे तो इस घर में आए इतने साल हो गए हैं। निधि तब से लेकर आज तक रोहित जी ने मुझे ढंग से बाजार तक नहीं घुमाया है। अरे हमारी भी तो कोई लाइफ है यार। आजकल इंस्टाग्राम खोलो तो लोग व्लॉग बना रहे हैं अपनी ट्रिप पर जाने का। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मैं तो मायके में भी ठीक से नहीं घूम पाई थी। सोचा था ससुराल आऊंगी तो पति घुमाएगा, पर ये अभिषेक तो मुझे हनीमून पर भी नहीं ले गए। क्या हनीमून पर भी नहीं गई आप? अरे हनीमून तो छोड़ो, पिछले महीने मेरी एनिवर्सरी थी। मैंने कहा मुझे किसी अच्छे होटल में डिनर पर ले चलो। पता है ये मुझे कहाँ ले गए? मुझे मंदिर के बाहर लंगर खिलाने ले गए और ऊपर से ज्ञान दे रहे थे कि ये तो प्रसाद है, इसमें पुण्य मिलता है। अरे ऐसे हैं मेरे पति, ये हमें कहीं नहीं ले जाने वाले। ऐसे कैसे नहीं ले जाएंगे? अब हम भी ब्रह्मास्त्र चलाएंगे दीदी। कल सुबह से हम तीनों की भूख हड़ताल चालू। अन्न जल सब त्याग देंगे। जब हम तड़पेंगे ना तो हमारे ये पति मजबूर होकर हमें ट्रिप पर ले जाएंगे। अगली सुबह सब हॉल में बैठे थे। तभी कोमल, प्राची और निधि वहां आती हैं। बाबूजी, सासू माँ, हमने फैसला कर लिया है। आज से हमने खाना और पानी सब छोड़ दिया है। हाँ, जब तक आप लोग हमारे साथ फैमिली ट्रिप पर जाने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक हम ना ही खाना खाएंगे और ना ही पानी पिएंगे।
क्या बकवास कर रही हो तुम तीनों? सुबह सुबह फिर से तुम्हारी नौटंकी शुरू हो गई। मैंने बोल दिया ना कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं जा सकते। तो ठीक है सासू माँ, हम भी जब तक कुछ नहीं खाएंगे ना ही पिएंगे, जब तक आप लोग हमें ट्रिप पर ले जाने के लिए तैयार नहीं होते। ठीक है, करो जो करना है, भूखी रहो। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। कोमल, प्राची और निधि ने कुछ नहीं खाया था। उनकी तबीयत खराब हो रही थी। रात को तीनों भाई रोहित, अभिषेक और सागर इकट्ठे होते हैं और बात करते हैं। यार, अपनी बीवियों की हालत देखी है तुम लोगों ने? सच में किसी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, नहीं पिया, शक्लें एकदम उतरी हुई हैं। ये तीनों तो सच में बहुत ज्यादा जिद्दी हो गई हैं। अरे तो क्या करें भैया? क्या हम लोग काम से छुट्टी लेकर इन्हें स्विट्जरलैंड ले जाएं? हमारे पास तो पैसे हैं ही नहीं ना। अरे भैया, हमें पैसों से क्या, हम बस जाकर बोल देंगे कि ठीक है, हम ट्रिप पर चलने को तैयार हैं, लेकिन अरेंजमेंट तुम लोग देख लो खुद। वो लोग खुद ही हार मान लेंगी। चलो जाकर उन्हें खाना खिलाते हैं, वरना कहीं सच में कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तीनों भाई अपने अपने कमरों में जाते हैं और अपनी अपनी पत्नियों को सब कुछ समझाते हैं। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर कोमल, प्राची और निधि खुश होकर खाना खा रही थी। देखा, मैंने कहा था ना, ये भूख हड़ताल वाला ब्रह्मास्त्र कभी फेल नहीं होता। फाइनली हम लोग ट्रिप पर जा रहे हैं। रही बात अरेंजमेंट की, तो वो हम अच्छे से कर लेंगे। अगली सुबह पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय नाश्ता कर रहा होता है। देखो बहुओं, तुम्हारी भूख हड़ताल के चक्कर में हम लोग जाने को तो तैयार हो गए, लेकिन कान खोलकर सुन लो, हमारे पास ट्रिप पर उड़ाने के लिए कोई फालतू पैसे वैसे नहीं है। इसीलिए कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सारा इंतजाम तुम तीनों को ही करना होगा। हाँ भाभियों, चलो अब जल्दी से बताओ, हमें कहाँ लेकर जा रही हो? देखिए, हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर एक बहुत बड़ी नदी है। आजकल लोग नदी में नाव घर पर छुट्टियां मनाने का खूब मजा लेते हैं, तो हम भी नदी के बीचों बीच जाएंगे, वो भी अपने ही नाव घर में। चारों तरफ बस पानी ही पानी, कोई ट्रैफिक नहीं, सिर्फ बहती लहरों की आवाज, एकदम फिल्मों जैसी फीलिंग। अरे ओ टाइटैनिक की हीरोइन, बातें तो तूने एकदम अंबानी वाली कर दी। पर ये बता, वो नाव घर क्या तेरे मायके से आएगा? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कोई बोट खरीद सके। ये ट्रिप कैंसिल करो। अरे सासू माँ, कुछ कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है, जब मैं छोटी थी ना, तो मैं डिजाइनर नाव बहुत बढ़िया बनाती थी। अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो बड़ी नाव बनाऊंगी, और मेरी दोनों जेठानियां भी इस काम में मेरा पूरा सपोर्ट करेंगी। हम अपनी नाव खुद बनाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है, कर लो जो अपने मन की करनी है, लेकिन जो भी करना है जल्दी करना, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। तीनों बहुएं फिर से एक साथ इकट्ठा होती हैं। निधि, ये देख, हम तीनों की सारी सेविंग्स मिलाकर भी बहुत थोड़े से पैसे हो रहे हैं। इतने पैसों में एक बढ़िया नाव वाला घर कैसे बनेगा? हाँ यार, इसमें तो बस थोड़ा बहुत ही सामान आ पाएगा, बाकी का सामान कहाँ से लाएंगे? अरे भाभियों, आप लोग टेंशन क्यों ले रही हो? थोड़े पैसों से हम मेन सामान खरीद लेंगे, और बाकी के जुगाड़ के लिए मेरा एक कांटेक्ट है ना, वो समुद्र किनारे जो एक बोट की पुरानी दुकान है, उस दुकान के मालिक को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो पहले हमारे घर के पास में ही रहते थे। मैं उनसे सस्ते में कुछ सामान खरीद लूंगी और बस उससे हमारा काम हो जाएगा। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। प्राची, कोमल और निधि ने बहुत मेहनत करके नाव घर तैयार कर लिया था, जो कि बहुत बड़ा था। सारा परिवार सुंदर नदी के किनारे खड़ा हुआ था। अरे बाप रे मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है, हमारी बहुओं ने मिलकर इतना सुंदर नाव वाला घर बना दिया। किसी ने सच ही कहा है कि औरत अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। इन तीनों को घूमने का इतना भूत सवार था कि इन्होंने इतना बढ़िया नाव घर तैयार कर दिया, और देखो अंदर घर जैसा पूरा सेटअप भी है। चलो सासू माँ, बापूजी, सब लोग जल्दी से नाव के ऊपर चलते हैं, वहाँ बहुत मजा आने वाला है। सब लोग नाव पर चढ़ जाते हैं। बस निधि ही नाव पर नहीं चढ़ी थी। वो साइड में खड़े होकर अपनी सहेली से बात कर रही थी। हाय टीना, क्या हाल है? पहुंच गई शिमला? वैसे तुझे पता है, मैं भी अपनी पूरी फैमिली के साथ वेकेशन बनाने जा रही हूँ, वो भी एक बड़ी सी नदी के बीचों बीच अपने प्राइवेट नाव घर में। सच में बहुत मजा आने वाला है। मुझे तो एकदम फिल्मों वाली फीलिंग आ रही है। चल ठीक है, तो उदास मत होना, मैं तेरे को रील्स बनाकर भेजती रहूंगी और फोटो भी। अब रखती हूँ, लेट हो रहे हैं हम लोग। निधि फोन काट देती है। उस दिन मुझे जला रही थी ना, बोल रही थी कि मैं तो शिमला जा रही हूँ घूमने, तो कहीं नहीं जा पाएगी घूमने के लिए। अब एकदम जल बुझ गई होगी ये सुनकर कि मैं बड़ी नदी के बीच वेकेशन बनाने जा रही हूँ। निधि नाव पर आ जाती है। नाव बहुत बड़ी और एकदम घर जैसी थी, जहाँ सब कुछ था। देखिए बापूजी, सासू माँ, मैंने यहाँ पर्याप्त राशन और पानी रख लिया है, और प्राची दीदी ने फर्स्ट एड बॉक्स और सारी जरूरी दवाइयाँ भी रख ली है। हाँ सासू माँ, अगर किसी को चक्कर या उल्टी आए तो सब दवाई मौजूद है। यहाँ एकदम घर जैसा ही माहौल है, हमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अब बस हमें फुल टू एंजॉय करना है। नाव धीरे धीरे नदी के बीचों बीच पहुंच जाती है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, और चारों तरफ बस लहरों की आवाज आ रही थी। सब घरवाली ये नजारा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह अवंतिका,
हमारी बहुओं की जिद सच में अच्छी थी। अरे वही शहर के उस ट्रैफिक और शोर शराबे से दूर यहाँ कितना सुकून है। मन एकदम शांत हो गया। हाँ जी, ये तो है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। अरे वाह चिंटू, अब मजा आएगा। जब स्कूल खुलेगा ना तो हम अपने दोस्तों को बताएंगे कि हम तो नदी के बीच में नावघर में घूमने गए थे। वो लोग तो जल ही जाएंगे। हाँ भैया, बहुत मजा आएगा। निधि और सागर एक साथ खड़े होकर बातें कर रहे थे। यहाँ आकर तो मजा आ गया निधि, सच में बहुत सुकून मिल रहा है इन लहरों की आवाज को सुनकर। हाँ, मजा तो आ रहा है बहुत। वैसे सागर जी, आप ये बताइए, मैंने सुना था कि पहले आप लोग मछुआरे थे, फिर आपने वो काम क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हमें उस काम में ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था और हमारी फैमिली भी बढ़ गई थी, इसलिए वो काम हमने छोड़ दिया। समय बीत जाता है, शाम हो गई थी, नाव एकदम बीचों बीच में थी। तीनों बहुएं सभी घर वालों के लिए खाना तैयार करके लाती हैं। सभी घर वाले एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। अरे वाह, कोमल क्या खाना बनाया है, कसम से बहुत मजा आ गया। इस तरह के नजारे देखकर खाना खाना एंजॉय करना सच में बहुत मजेदार है। क्यों अभिषेक जी, मजा आ रहा है ना वेकेशन पर या नहीं? अरे बहुत मजा आ रहा है प्राची, मैं तो सोचा ही नहीं था कि इतना मजा आएगा। निधि और तुम दोनों ने मिलकर जो ये हाउस बोट का जुगाड़ किया है ना, एकदम बढ़िया है सब। मैं तो कहती हूँ अच्छा ही हुआ जो तुम लोगों ने भूख हड़ताल की, वरना हम ये सब एंजॉय ही नहीं कर पाते। अगली सुबह सूरज उग रहा था। सभी घर वाले इस नजारे को देख रहे थे। अरे वाह पापा जी, माँ जल्दी इधर आओ, देखो पानी कितना साफ है। अंदर एकदम नीली पीली और रंग बिरंगी मछलियाँ तैर रही हैं। सच में अवंतिका, शहर की उस किचकिच से कितना अलग है ये माहौल। सिर्फ लहरों की आवाज आ रही है, मन कर रहा है यहीं बस जाएं। हाँ जी, हमारी बहुओं ने तो सच में कमाल कर दिया। इतना सुकून मैंने जिंदगी में कभी महसूस नहीं किया। ऐसी कुछ समय बीत जाता है, पूरा परिवार बहुत खुश था। तभी अचानक दोपहर को मौसम बदल जाता है और पानी का बहाव तेज हो जाता है और बारिश होने लगती है। अरे ये अचानक क्या हो गया? मौसम इतना खराब कैसे हो गया? सब लोग जल्दी से अंदर वाले कमरे में चलो, कोई बाहर नहीं रहेगा, हवा बहुत तेज है, मौसम बहुत बिगड़ गया है, सब अंदर चलो जल्दी। अचानक एक बहुत बड़ी लहर नाव से टकराती है। नाव का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाता है और वो तेज पानी के बहाव के साथ आगे की ओर बढ़ने लगती है। अरे नाव कंट्रोल से बाहर हो गई है। मम्मी, हम लोग मरने वाले हैं, हम सब डूब जाएंगे। पानी का तेज बहाव नाव को खींचकर एक बहुत ही खतरनाक और ऊंचे झरने तक ले जाता है और नाव वहां दो बड़े पत्थरों में बहुत बुरी तरह फंस जाती है। अब नाव का आधा हिस्सा चट्टान पर था और आधा हिस्सा खाई की तरफ लटक रहा था। अरे हम कहाँ हैं? हे भगवान, ये हम कहाँ आ गए? सासू माँ, हमारी नाव झरने के बिल्कुल किनारे पर फंस गई है। शिवानी थोड़ा आगे बढ़ती है और उस हिस्से पर पहुंचने लगती है जो हिस्सा हवा में लटक रहा था। तभी निधि उसे रोक लेती है। शिवानी, पागल हो गई हो क्या? उस तरफ मत जाओ, नाव का आधा हिस्सा हवा में लटक रहा है। अगर उस तरफ ज्यादा वजन हो गया तो नाव का बैलेंस बिगड़ेगा, हम सब सीधे नीचे गिरेंगे। सब लोग पीछे की तरफ आ जाओ। बंटी और चिंटू डर के मारे जोर जोर से रोने लगते हैं। अम्मी, मुझे घर जाना है, क्या हम यहाँ से कभी वापस नहीं जाएंगे? नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, हम लोग घर जाएंगे, तू रो मत मेरा बच्चा। सासू माँ, बापूजी, नाव दो बड़े पत्थरों के बीच बुरी तरह फंसी है। इसका यहाँ से निकलना मुझे तो नामुमकिन लग रहा है। और एक बात, कोई भी ज्यादा हिलेगा डुलेगा नहीं। अगर हमने ज्यादा पैनिक किया तो नाव नीचे गिर जाएगी। अरे बहू, कुछ तो करो। अरे हम ऐसे यहाँ कब तक फंसे रहेंगे? अरे तुम ही लोगों ने ये नाव बनाई थी ना, तो कोई तो तरीका होगा इसे यहाँ से निकालने का। अरे सोचो तुम लोग और जल्दी से इस नाव को यहाँ से निकालो। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सागर, प्लीज आप लोग पैनिक मत करो, चुपचाप एक जगह बैठे रहो, मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो। कुछ टाइम बीत जाता है। सब घर वाले एक साथ बैठे हुए थे। पापा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो ना। निधि अंदर वाले कमरे में जाती है जहाँ खाने का सामान रखा था और फिर वापस लौट कर आती है। क्या हुआ? खाने को कुछ लेकर आना चिंटू के लिए, उसे भूख लग रही है। सासू माँ जो राशन में लाई थी वो सब तूफान में नदी में ही गिर गया। वो हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। लो कर लो बात, जो थोड़ा बहुत राशन था वो भी बह गया। अब बता क्या खाएंगे यहाँ इस फंसी हुई नाव पर? भूखे तड़प तड़प कर मरेंगे क्या हम लोग? सासू माँ फालतू में पैनिक कर रही हैं। हम बड़ी नदी और झरने के बीच में हैं, पानी में बहुत मछलियां हैं, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ मछली पकड़ने के लिए। तीनों बहुएं नाव में कुछ सामान ढूंढती हैं। तभी उन्हें कुछ लकड़ियां और एक लंबा तार ढूंढकर मिल जाता है। वो तार को मोड़कर एक कांटा बनाती हैं और उसको लकड़ी से बांधकर पानी में लटका देती हैं। हाँ, ऐसे ही आ जाएंगी मछलियाँ तुम्हारे पास। अगर तार लटकाने से मछलियाँ मिलती तो सारे मछुआरे अमीर ना हो जाते। अरे हम भी मछुआरे थे, हमें पता है कि मछली पकड़ना कितना कठिन है। अरे फंस गई मछली, फंस गई। प्राची झटके से तार खींचती है और एक अच्छी खासी मछली नाव पर आ गिरती है।
मछली तो पकड़ ली, पर अब क्या इसे कच्चा चबाएंगे? गैस तो पानी में बह गई, अब इसे कैसे पकाओगी? सासू माँ आप टेंशन मत लो, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ इसका। कोमल नाव के कोने से एक लोहे का बड़ा तसला उठाकर लाती है और कुछ सूखी लकड़ियां और कोयला उसमें डालती है। फिर वो एक पुरानी सी लोहे की जाली उस तसले के ऊपर रख देती है। लो सासू माँ, बन गया हमारा चूल्हा। कोमल मछलियों को साफ करके उसे लोहे की जाली पर भूनने के लिए रख देती है। कुछ समय बाद मछली खाने के लिए तैयार हो जाती है। अरे वाह बड़ी बहू, ये तो तूने एकदम टीवी वाले कुकिंग शो जैसा सेटअप लगा दिया। अरे मान गई कोमल, ऐसे टाइम पर भी तेरा दिमाग एकदम रॉकेट की तरह चलता है। चलो भाई, कम से कम रात को भूखे पेट तो नहीं सोना पड़ेगा। रात का समय हो गया था, सब लोगों ने मछलियां खा ली थी। अब सब लोग टेंशन में बैठे हुए थे। मुझे तो नींद भी नहीं आ रही, डर लग रहा है कि कहीं आंख लगी और ये नाव नीचे खाई में गिर गई तो। सासू माँ ऐसे बाहर बैठे रहेंगे तो और डर लगेगा। ऐसा कीजिए, आप सब लोग अंदर कमरे में जाकर सो जाइए, हम तीनों बाहर हैं ना। नहीं, हमें अंदर बहुत डर लग रहा है, वहाँ एकदम अंधेरा है, कोई लाइट नहीं है, कुछ तो करो ना। अरे यार, ये इमरजेंसी लाइट तो पानी में भीगकर पूरी तरह शॉर्ट हो गई है, ये ऑन ही नहीं हो रही है। निधि तू टेंशन मत ले, मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ। प्राची 2 लकड़ियां इकट्ठी करती है और उन पर कुछ पुराने सूती कपड़े लपेटती है और किचन के बचे हुए थोड़े से कुकिंग ऑयल को उन पर डालकर आग लगा देती है। लो, लाइट नहीं है तो क्या हुआ, हमारी देसी मशाल तो है। एक मैं बाहर लगा देती हूँ और एक अंदर रूम में, अब बच्चों को डर नहीं लगेगा। चलो सब अंदर चलो। रात का समय हो जाता है। सब नाव पर बने हुए कमरे में सो रहे थे और बाहर कोमल, प्राची और निधि खड़ी थी। निधि, हमने घर वालों को हौसला तो दे दिया कि हम यहाँ से सेफली निकल जाएंगे, लेकिन तू खुद देख, ये नाव पत्थरों के बीच कितनी बुरी तरह फंसी है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ से जिंदा वापस जा पाएंगे। मेरा तो बंटी भी अभी बहुत छोटा है यार, पता नहीं क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। दीदी सही कह रही है, अगर एक तेज हवा का झोंका भी आया ना तो हम सब सीधे नीचे। जेठानी जी, आप लोग ऐसे हिम्मत हार जाओगी तो कैसे चलेगा? आप फिक्र मत कीजिए, हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। हाँ, मुझे पता है कि ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम अपनी फैमिली को ऐसे मरने नहीं देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल कर रहेंगे। अगली सुबह का समय है। पूरा फैमिली नाव पर बैठी हुई थी। तभी दूर से एक बड़ी सी बोट दिखाई देती है। अरे वो देखो, एक बोट। हेल्प, कोई हमारी मदद करो, हम यहाँ फंस गए हैं। प्लीज हमारी मदद करो, हमारी नाव यहाँ फंस गई है, बचाओ प्लीज, हेल्प। तीनों बहुएं और बाकी घर वाले अपनी पूरी ताकत से चिल्लाते हैं, लेकिन वो बोट बहुत दूर थी, इसलिए वहां तक आवाज नहीं पहुंचती और वो बोट वहां से चली जाती है। शिट यार, वो चली गई, अब हमें कोई नहीं बचा सकता। दोपहर का समय हो गया था, बहुत ज्यादा धूप हो रही थी। सब घर वाले बहुत परेशान बैठे हुए थे। कोमल, तुम तीनों रात भर नहीं सोई हो, आंखें लाल हो रही हैं तुम्हारी, जाकर थोड़ा आराम कर लो, हम लोग यहाँ बैठते हैं। नहीं जेठ जी, अभी सोने का टाइम नहीं है, हमें यहाँ से निकलने का कोई जुगाड़ सोचना ही पड़ेगा। तभी अवंतिका जी और मोहन जी की तबीयत खराब हो जाती है। मम्मी पापा ही क्या हो गया? भैया जल्दी आओ, देखो मम्मी पापा की तबीयत खराब हो गई है। अरे इन्हें तो तेज बुखार आ गया है, यहाँ ना तो पंखा है और ना कूलर, गर्मी से इनकी हालत खराब हो रही है। दीदी भाभी प्लीज कुछ तो करो, पापा मम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही है, प्लीज इन्हें ठीक करो ना। निधि नाव के चारों तरफ पानी में देखने लगती है। तभी उसकी नजर नाव से कुछ दूर पानी में तैरते हुए एक प्लास्टिक के बॉक्स और एक छोटी टोकरी पर पड़ती है। वो देखो, हमारा मेडिसिन वाला बॉक्स और वो नींबू पुदीने वाली टोकरी अभी भी पानी में तैर रही है, पर वो तो काफी दूर है, हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? मैं अभी कुछ जुगाड़ करके उस बॉक्स और टोकरी को लाती हूँ। निधि अपना मछली पकड़ने वाला कांटा लेती है और उस डंडे में लगे हुए तार को पानी में फेंककर उस मेडिकल बॉक्स और टोकरी को अपनी तरफ खींच लेती है। कोमल जल्दी से मोहन जी और अवंतिका जी को दवाई खिलाती है और प्राची नींबू पानी बनाकर उन्हें पिलाती है। कुछ देर बाद दोनों ठीक हो जाते हैं। बहुओं, अगर तुम लोग ना होती तो ये गर्मी ही आज हमारी जान ले लेती। यार, अब हमें यहाँ से जल्दी निकलना ही होगा। तुम लोगों को याद है जब हम यहाँ आ रहे थे तो मेरे फोन पर वेदर ऐप का एक अलर्ट आया था? कैसा अलर्ट? उसमें लिखा था कि जल्दी ही बहुत तूफान और भारी बारिश आने वाली है। ये क्या बोल रहा है सागर? हे भगवान, अगर बारिश आ गई तो इस झरने में पानी का बहाव और तेज हो जाएगा, और अगर पानी का बहाव तेज हुआ तो ये नाव सीधे नीचे खाई में जाकर गिरेगी। हमारे पास सिर्फ कुछ ही समय बचा है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। बंटी और चिंटू नाव की बाउंड्री के पास खड़े होकर नीचे झांक रहे थे। तभी अचानक पानी में से एक बहुत बड़ी मछली उछाल मारती है और नाव पर आ जाती है। अरे बाप रे, ये क्या बला आ गई, ये तो बच्चों को कच्चा चबा जाएगी। सभी घर वाले बहुत डर जाते हैं। तभी निधि, कोमल, प्राची बच्चों को अपनी तरफ खींचती हैं और सबको पीछे कर देती हैं और खुद आगे हो जाती हैं। दीदी डंडा उठाओ, जल्दी इसे पानी में वापस धकेलना होगा। हाँ, इस बला को पानी में वापस भेजना होगा। तीनों बहुएं मिलकर उस खतरनाक मछली को डंडों से धक्का देते हुए पानी में वापस भेज देती हैं।
हे भगवान बहू, तुमने तो आज सच में गजब कर दिया। अगर तुम आगे ना आती तो ये खतरनाक मछली आज किसी न किसी को खा ही जाती। सच में बच्चियों, तुमने बच्चों को बचा लिया, पर अब प्लीज कुछ भी करके हमें यहाँ से बाहर निकालो। अब एक पल भी यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं है मुझ में। तीनों बहुएं नाव की बाउंड्री के पास आ जाती हैं और चारों तरफ देखने लगती हैं। तभी निधि की नजर बहुत दूर पानी के बीच एक बड़ी सी चट्टान पर पड़ती है, जिस पर थोड़ी मिट्टी और एक बड़ा सा पेड़ उगा हुआ था। दीदी वो देखो, वो चट्टान और वो बड़ा सा पेड़। अगर हम किसी तरह एक रस्सी उस पेड़ तक पहुंचा दे तो हम एक एक करके वहां पहुंच सकते हैं। पर निधि वहां तक जाएंगे कैसे? दीदी हम साड़ियों और रस्सियों को जोड़कर एक मोटी और बहुत मजबूत रस्सी बनाएंगे। उसके आगे वो लोहे का लंगर बांधकर उस पेड़ पर फंसाएंगे और फिर बेलन को रस्सी पर रखकर पुली सिस्टम बनाएंगे और सब लोग लटक कर वहाँ पहुँच जाएंगे। और फिर हम वहाँ पहुँचकर और आगे बढ़ जाएंगे। उस चट्टान के आगे भी एक और चट्टान है और हम इस तरह धीमे धीमे किनारे तक पहुँच जाएंगे। अरे वाह, क्या आइडिया है। चलो जल्दी से अपनी सारी साड़ियाँ और रस्सियाँ निकालो। तीनों बहुएं जल्दी से साड़ियों से एक बहुत मजबूत रस्सी तैयार करती हैं और रस्सी के आगे लंगर लगाती हैं। लाओ, सबसे पहले मैं ट्राई करती हूँ। कोमल लंगर फेंकती है, लेकिन वो पेड़ तक पहुंचने से पहले ही पानी में गिर जाता है। दीदी आपसे नहीं होगा, लाओ मैं पूरी ताकत से फेंकती हूँ। प्राची लंगर फेंकती है, लेकिन उसका निशाना भी चूक जाता है। हटो, अब मेरी बारी। निधि रस्सी को जोर जोर से घुमाने लगती है, लेकिन घुमाते घुमाते रस्सी का एक हिस्सा अवंतिका जी से हल्का सा टकरा जाता है। अरे ओ महारानी, ये क्या कर रही है? क्या मुझे यही मार डालेगी? वैसे ही झरने में गिरकर मरने वाले हैं। तू पहले ही मेरा काम तमाम कर दे। अरे निशाना पेड़ पर लगाना है, मेरी खोपड़ी पर नहीं। अरे सॉरी 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 सासू माँ, वो गलती से लग गया। अब देखना मेरा निशाना। स्कूल में मैं निशाना लगाने में चैंपियन थी, अब मेरा निशाना एकदम परफेक्ट लगेगा। निधि लंगर को तेजी से पेड़ की तरफ फेंकती है। लंगर जाकर पेड़ की सबसे मोटी डाल में कसकर फंस जाता है। अरे वाह निधि, ये तो एकदम टाइट फंस गया है। मान गए तुम्हारे निशाने को। बड़े जेठ जी, सबसे पहले आप जाइए। ठीक है भगवान का नाम लेकर जाता हूँ। रोहित जैसे ही रस्सी को पकड़ता है और जाने की कोशिश करता है, तभी रस्सी टूट जाती है और रोहित नाव में गिर जाता है। रोहित जी, आप ठीक तो है ना? ज्यादा लगी तो नहीं? भाई साहब, आज तो मैं सीधा यमराज के दर्शन करके वापस आया हूँ। ये रस्सी मेरा वजन नहीं झेल पाई। लो, हो गया सत्यानाश। ये आइडिया भी फेल हो गया। अब हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। उधर चिंटू और बंटी नाव की बाउंड्री के पास खड़े होकर नीचे पानी में झांक रहे थे। चिंटू देख, वहाँ एक और बड़ी फिश है। बंटी थोड़ा ज्यादा नीचे झुक जाता है और उसका पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। बचाओ, बंटी भैया पानी में गिर गए। बंटी मेरा बच्चा, अरे कोई बचाओ मेरे बेटे को, वो पानी में बह रहा है। सब वहाँ आ जाते हैं। मुझे भी तैरना नहीं आता, पर मैं उसे बचाऊंगी। निधि जल्दी से वो टूटी हुई लंबी रस्सी उठाती है और बंटी की तरफ फेंकती है। बंटी रस्सी पकड़ ले। बंटी रस्सी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं पकड़ पाता। निधि वो आगे जा रहा है, प्लीज उसे बचा ले। बंटी इस बार फिर से कोशिश कर, तू रस्सी पकड़ लेगा। बंटी इस बार रस्सी पकड़ लेता है। सब लोग उसे ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन बंटी बेहोश हो गया था। अरे ये तो सांस ही नहीं ले रहा, ये बेहोश हो गया है। सब लोग पीछे हटो, इसे हवा लगने दो। निधि बंटी की छाती को अपने हाथों से जोर जोर से दबाती है और कुछ समय बाद बंटी को होश आ जाता है। मेरा बच्चा, तू ठीक है ना? दीदी, आज तूने मेरे बेटे की जान बचा ली। अगर तू ना होती तो आज मैं जिंदा ही मर जाती। तू सच में इस घर की जान है। रात का समय हो जाता है। सब घर वाले अंदर सो रहे थे और कोमल, प्राची और निधि जाग रही थी। तभी कोई जोर से नाव में धक्का देता है। निधि, ये आवाज कैसी है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई नाव को धक्का दे रहा है। तीनों बहुएं डरते डरते मशाल लेकर नाव की बाउंड्री के पास पहुंचती हैं और नीचे झांकती हैं तो देखते हैं कि दो मगरमच्छ नाव को धक्का दे रहे थे। हे भगवान, मगरमच्छ! आवाज सुनकर अवंतिका जी, मोहन जी और बाकी सब भी बाहर आ जाते हैं। मगरमच्छों को देखकर ही सब घबरा जाते हैं। अरे मोरी मैया, अब क्या होगा? ये तो नाव को हिला रहे हैं। अगर ये नाव के ऊपर आ गए तो हमें जिंदा ही चबा जाएंगे। अरे डंडे लाओ, इनको डंडों से मारते हैं। पागल हो गए हो क्या? कोई कुछ नहीं करेगा, सब एकदम चुपचाप खड़ी हो जाओ। अगर हमने शोर मचाया, डंडे चलाए, तो इन्हें पता चल जाएगा कि ऊपर शिकार है। इन्हें ऐसा लगना चाहिए कि ये नाव एकदम खाली है। एकदम शांत हो जाओ सब। पूरी फैमिली कुछ देर तक एकदम शांत रहती है और फिर मगरमच्छ वहाँ से चले जाते हैं। चले गए। मैंने कहा था ना कि वो चले जाएंगे। अगली सुबह मौसम खराब होने लगा था। सब बहुत डर रहे थे। दीदी, भाभी, प्लीज अब कुछ भी करो, पर हमें यहाँ से निकालो। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप लोग यहीं रुको, मैं नाव के नीचे वाले बेसमेंट में जाकर देखती हूँ। शायद कोई भारी चीज हो जिससे मैं नाव के फंसे हुए हिस्से को ठोक कर निकाल सकूं। निधि एक हथौड़ा लेकर नाव के निचले हिस्से में जाती है और जो हिस्सा चट्टान के बीच फंसा था उसे जोर जोर से ठोकने लगती है। शायद ठोकने से ये निकल जाए।
लेकिन नाव नहीं निकलती बल्कि अंदर से टूट जाती है और उसमें पानी भरने लगता है। शिट शिट शिट, ये मैंने क्या कर दिया। निधि जल्दी से घर वालों के पास आती है। सासू माँ, बापूजी, नाव में छेद हो गया, पानी तेजी से अंदर भर रहा है। अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और मौसम भी खराब हो रहा है। अरे अब क्या होगा, लगता है अब हम सब लोग एक साथ मरने वाले हैं। नहीं बापूजी, किसी को कुछ नहीं होगा, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी। मैंने नीचे कुछ लकड़ियाँ देखी हैं। दीदी जल्दी आओ, हम उन लकड़ियों से छोटी छोटी नाव बनाएंगे। कोमल, प्राची और निधि मिलकर जल्दी से लकड़ियों से और साड़ियों की रस्सियों की मदद से 2 छोटी छोटी नाव तैयार करती हैं। पर निधि, ये तो सिर्फ 2 ही नाव है, इसमें हम 11 लोग कैसे आएंगे? हमें और नाव चाहिए होंगी, तभी हम सब लोग यहाँ से निकल पाएंगे। निधि देखती है कि नाव का जो हिस्सा हवा में खाई की तरफ लटक रहा था, वहाँ कुछ एक्स्ट्रा मजबूत लकड़ियां लगी हुई थी। मुझे वहाँ जाना होगा। अरे तुम पागल हो, वो हिस्सा हवा में है, तुम गिर जाओगी नीचे। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। निधि अपनी जान पर खेलकर नाव के पास उस लटकते हुए हिस्से पर बहुत सावधानी से जाती है और उन लकड़ियों को तोड़कर लाती है और फिर एक और नाव तैयार करती है। चलो जल्दी से सब इनमें बैठ जाओ। निधि, कोमल और प्राची रस्सी के सहारे तीनों नावों को पानी में उतार देती हैं। पहली छोटी नाव में रोहित, अभिषेक और सागर बैठते हैं, दूसरी में अवंतिका और मोहन जी, और तीसरी में शिवानी और दोनों बच्चे बैठ जाते हैं। निधि, तुम तीनों इसमें कैसे आओगे? यहाँ जगह नहीं है। तुम लोग हमारी टेंशन मत लो, हमने अपना इंतजाम कर लिया है। तभी पानी का बहाव अचानक बहुत तेज हो जाता है और नाव आगे बढ़ने लगती है। ए भगवान, अब क्या होगा? पानी का बहाव और तेज होता है। तभी कोमल, प्राची और निधि पानी में कूद जाती हैं। भाभी, पानी में क्यों कूद गई? तभी तीनों बहुएं पानी के ऊपर आती हैं। उनके चेहरे पर पॉलीथीन और प्लास्टिक के पाइप से बने हुए देसी ऑक्सीजन मास्क थे। उन्होंने अपने कमर में मजबूत रस्सियां बांध रखी थी, जिनका दूसरा सिरा तीनों छोटी नावों से बंधा हुआ था। अरे हम डूबेंगे नहीं, हम इन नाव के साथ साथ तैरते हुए आगे बढ़ेंगे, चलो जल्दी। सभी घरवाले चप्पू चलाना स्टार्ट कर देते हैं और छोटी छोटी नाव जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगती है। निधि, कोमल और प्राची जाते जाते नाव वाले घर में जोर से धक्का देती हैं और नाव नीचे गिर जाती है। जा मनहूस नाव, तेरी वजह से आज हमारी जान जाते जाते बची है। छोटी छोटी नाव जल्दी से आगे बढ़ जाती हैं और सब घर वाले किनारे आ जाते हैं और फिर अपने घर आ जाते हैं। लो भाई, हो गया ना तुम लोगों का ट्रिप। अरे क्या बढ़िया वेकेशन था यार, कसम से ऐसी एडवेंचर ट्रिप तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। अरे और नहीं तो क्या प्राची, अब तो ट्रिप पर जाने की जिद नहीं करेगी ना? हमारी वजह से ही ये सब हुआ है। अब हम जिंदगी में कभी आप लोगों से कहीं घूमने की जिद नहीं करेंगे, माफ कर दो हमें। अरे पगली, तू क्यों माफी मांग रही है? हाँ, ये ट्रिप तुम्हारी जिद की वजह से हुआ था, लेकिन तुम तीनों ने ही तो हमें बचाया है। अरे बिल्कुल सही कहा अवंतिका। सब लोग एक साथ मुस्कुरा देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या बहू की ये जिद जायज थी? अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए पूरे परिवार की जिंदगी दांव पर लगाना सही था? आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।